नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके। सभी प्रश्न आपके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सभी शिक्षक भर्ती में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ ही साथ 15 महत्वपूर्ण शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। इसके साथ 15 प्रश्न आपके ग्रामर के भी प्रश्न जो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश में पूछे जाते हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग हो गया, ठीक है, और आपके मुहावरा संबंधित ये सभी प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है, यानी पूरी तैयारी 30 में 30 की चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। शुरू करते हैं। इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले हम 15 प्रश्न देखेंगे पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के, जिसमें से आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। देखिए दोस्तों, आपके भाषा शिक्षण की पद्धति दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण की पद्धतियों में 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है। देखिए, मॉन्टेसरी पद्धति आपके भाषा शिक्षण की पद्धति है। किंडरगार्टन पद्धति ये भी भाषा शिक्षण की पद्धति है और डेवराली ये भी भाषा शिक्षण की पद्धति है। लेकिन जो आपका अभिक्रमित अन्वेषण दिया है, यह राइट ऑप्शन चला जाएगा 4th ऑप्शन के साथ कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, अभिक्रमित अन्वेषण आपकी पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। महात्मा गांधी का मानना है, मॉन्टेसरी का मानना है, फ्रोबेल का मानना है या आपके किलपैट्रिक का मानना है। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं आपके महात्मा गांधी का मानना है। किनका है? और बेसिक शिक्षा प्रणाली जो देन है आपके महात्मा गांधी की देन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों जो व्याकरण शिक्षण होती है उसके लिए कौन सा उपयुक्त नहीं रहेगा? निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा विनय प्रणाली। देखिए दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के लिए निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली तो जान है। व्याकरण की जान आगमन और निगमन होती है, तो ये दोनों तो शिक्षण के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। और आपकी जो अव्याकृत प्रणाली है ये भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। तो बचती है एक आपकी कक्षा विनय प्रणाली, ठीक है। तो इनमें से जो है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इनमें से कक्षा विनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है, सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। दोस्तों जो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना होती है उसमें उद्देश्य कथन आता है। प्रस्तावना के पश्चात आता है, पूर्व ज्ञान पर आता है, आदर्श वाचन के पश्चात आता है या मौन वाचन के पहले आता है। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना के उद्देश्य में जो कथन आता है दोस्तों, वह प्रस्तावना के पश्चात आता है। प्रस्तावना आता है, इसके बाद ही आपका उद्देश्य कथन आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। 5वां प्रश्न आपका, 5वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जो शब्द होते हैं, शब्द का अर्थ अगर स्पष्ट करना हो तो इनमें से जो सर्वाधिक तरीका उपयुक्त होता है वह कौन सा है? व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण हो गया या आपका चित्र निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु जो तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है वह होता है वाक्य प्रयोग। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, संभावित प्रश्न है कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। जो हम वाचन या पढ़ते हैं, जब पुस्तक में देखते हैं तो हम जो वाचन करते समय चाहे कक्षा में हो चाहे घर में हो, तो पुस्तक की और आँखी के जो बीच की दूरी है वह कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 10 इंच होनी चाहिए, 9 इंच होनी चाहिए, 11 इंच होनी चाहिए या आपकी 12 इंच होना चाहिए। तो प्रत्येक बालक बालिका के वाचन के समय जो है पुस्तक की आंखों से दूरी जो है 12 इंच होनी चाहिए नॉर्मल तौर पर, ठीक है। नॉर्मल अगर है, स्वस्थ बच्चा है, स्वस्थ बच्ची है, तो 12 इंच उस पर दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। किस उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते हैं।
किस दृश्य उपकरण में ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है, पारदर्शी का प्रयोग होता है? स्लाइड प्रक्षेपक जिसे प्रोजेक्टर बोलते हैं, ओवरहैंड प्रक्षेपक ये भी प्रोजेक्टर है, एक साइड है, एक ओवरहैंड यानी हैंड के द्वारा है, ठीक है। और एक होता है अपारदर्शी प्रेक्षक यानी जिसे ओपेक प्रोजेक्टर या एपिडाइस्कोप बोला जाता है, इसमें होगा। ये आपके फिल्म स्ट्रिप में। तो किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो ये आपके ओवरहैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, जो हैंड द्वारा प्रक्षेपक होता है, प्रोजेक्टर होता है, उसके द्वारा जो है दृश्य उपकरण में यानी पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। सभी लोग नोट करते जाएंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम में नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ वहाँ पर मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, तैयारी बेहतरीन कीजिए। प्रश्न है दोस्तों, मौन पठन के विषय में धारणा है। दोस्तों आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, भाई बहन गृहिणी, सब लोग बताइए कमेंट द्वारा कि मौन पठन के विषय में धारणा क्या है। सब लोग अपनी अपनी धारणा बताएंगे। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, इसमें पठन की गति जो है धीमी हो जाती है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो मौन पठन के विषय में धारणा क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। मौन पठन यानी कि चुपचाप पढ़ना, मन से बोलना नहीं, मुख से, तो इसका मतलब होता है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है मौन पठन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। दोस्तों जो प्रभाव के नियम है, उस प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। सुखद सहयोग होता है, दुखद होता है, या एक और दो दोनों होते हैं यानी सुखद दुखद दोनों होता है, या उदासीन होता है। तो प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का जो सहयोग होता है दोस्तों, वह सुखद भी होता है और आपका दुखद भी होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। यानी जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, इनके प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है, छात्र से होता है, शिक्षक से होता है, कक्षा के वातावरण से होता है दोस्तों, ये आपके गतिविधियों से होता है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन जाएगा शिक्षक से, ठीक है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षक से होता है, क्योंकि भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत प्रस्तुतिकरण कौन करता है? शिक्षक करते हैं, आप लोग करते हैं, ठीक है, तो शिक्षक हो जाएगा। और सभी लोग नोट्स पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, आज ही जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें वहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण की चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? दोस्तों जो भाषा शिक्षण में, ठीक है, चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधियाँ होती हैं, वह किस पर आधारित होनी चाहिए? बाल केंद्रित आधारित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित, या आपके प्रयोग पर या गतिविधियों पर? तो भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? तो आपके बाल केंद्रित आधारित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण जो है किसके लिए होता है? आप लोग शिक्षण किस लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए होता है। तो भाषा शिक्षण का जो चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि है, वह बाल केंद्रित आधारित होनी चाहिए, बाल केंद्र पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। जो भाषा शिक्षण में हम क्या करते हैं, सरल से लेके कठिन की ओर जब हम दिशा में जाते हैं, तो वह आपका शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, या आपकी वैज्ञानिकता पर है, या दार्शनिकता पर है। तो सभी लोग जानते हैं, बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे शिक्षण सूत्र जहां पे सरल से कठिन की ओर जाते हैं, वह आपका शिक्षण सूत्र कहला जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट करेंगे, लाजवाब सभी प्रश्न हैं। शिक्षक द्वारा समान रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? जो शिक्षक होते हैं, तो शिक्षकों द्वारा जो है समान रूप में बालक में किस
भाषा कौशल का विकास किया जाता है? श्रवण भाषा कौशल का, वाचन भाषा कौशल का, पठन भाषा कौशल का, या आपके लेखन भाषा कौशल का? तो शिक्षक द्वारा समान रूप से बालक में जो है किस भाषा के कौशल का विकास किया जाता है? सभी लोग जानते हैं, श्रवण द्वारा। ठीक है, शिक्षक द्वारा समान रूप से बालक में, शिक्षक बोलते हैं तो बालकों के लिए क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा। तो बालकों में क्या होगा? श्रवण शक्ति होगा, यानी श्रवण कौशल का विकास होगा। ठीक है, बच्चे ज्यादातर सुनते हैं, शिक्षक ज्यादातर बोलते हैं, तो श्रवण कौशल क्योंकि बालकों के लिए है। ठीक है, तो बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? श्रवण कौशल भाषा का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो दोस्तों श्रवण कौशल होता है, श्रवण कौशलों को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी छात्र जो इसका उपयोग करते हैं वह अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं जो श्रवण कौशल होता है। तो कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर करते हैं, एक दूसरे को सुनकर करते हैं, एक दूसरे से बोलकर, या एक व दो दोनों? सही यहाँ पे कमेंट बताएंगे, सही आंसर बताएंगे कि श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है एक एवं दो, यानी कहानी, कविता, निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर किया जाता है और एक दूसरे को सुनाकर किया जाता है। ठीक है, वाद विवाद पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। दोस्तों जो भाषा के अन्य विषय होते हैं उनसे संबंधित कार्य कौन सा है? कि अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम है, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम है, एक व दो दोनों है, या प्रयोग का माध्यम है? सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य जो होता है वह आपके अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम भी होता है, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, यानी जो भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य शिक्षण का माध्यम भी होगा और प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों लाजवाब 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, और हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा जुड़ने के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। अब बात आती है दोस्तों व्याकरण की, जो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, उच्चारण का संधि विच्छेद बताएंगे सभी लोग। उच्चारण, उत धन चारण बराबर उच्चारण, उत धन चारण बराबर उच्चारण। सभी लोग देखें कौन सी संधि होगी, किस ऑप्शन पर लिखा हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, उत धन चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया। जो ये और लगता है किस में लगता है, मैं आपको काफ़ी सारे क्लासेज पर, काफ़ी सारे वीडियोज पर बता चुका हूँ। जिस हिंदी में और जुड़कर अगर वाक्य आपका बनता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। कैसा है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगर और जुड़ गया, ठीक है, वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। महताब, तारकेश्वर, कलानाथ, छपाकर, द्विजराज, अमृत निधान, मंगलांछन आदि शब्द पर्यायवाची हैं। ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के हैं, मंगल के हैं, सूर्य के हैं, चंद्रमा के हैं। तो कलानाथ, तारकेश्वर, छपाकर, मंगलांछन, अमृत निधान, महताब किसको बोला जाता है? तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सभी लोग नोट कर लें, शायद आप लोगों ने ये नाम ना सुना होगा तो ये नाम आप सुन लीजिएगा। ठीक है, महताब किसको बोलते हैं? चंद्रमा का पर्यायवाची है महताब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चतुरानन का सही संधि विच्छेद होगा। चतुर्धन आनन, चतुर्धन आनन, चतुसधन आनन, या चतुर्नन। तो सभी लोग जानते हैं चतुरानन में चतुर्धन आनन बराबर चतुरानन हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संधि, समास, प्रत्यय, यहीं से प्रश्न आना है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब निर्लेप जो शब्द है इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो कौन सा हो जाएगा? तो पहली बात तो सभी लोग जो समझ गए होंगे विसर्ग संधि होगा, और विसर्ग संधि में सभी लोग जानते हैं दो ही ऑप्शन होगा, 2 या 4 होगा। सेकंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी सी या डी होगा, सॉरी बी या डी होगा। ठीक है, तो निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए
जब नी आ गया है तो रा की फिर नहीं बचता, जो ये नी है यह रा के रूप में ही कार्य करता है, तो आपका सेम हो नहीं सकता। ठीक है, इस तरह में निर्लेप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निहिलेप। ये चंद्रबिंदी जो है रकार के रूप में आपका कार्य करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए। स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है। देखिए, वनवास, वन का वास, सर्वोपरि, सबके लिए प्रिय, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हवन सामग्री, हवन की सामग्री। देखिए, गृह प्रवेश जो दिया, तीसरा ऑप्शन नजर फरमाइएगा सभी लोग, सभी भाई बहन, सभी शिक्षक बंधु, कि गृह प्रवेश में गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, सही संधि विच्छेद यही दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ है, कुछ ना कुछ गलत किया गया यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, घनेरा में एरा प्रत्यय है, घन धन एरा बराबर घनेरा। ठीक है, सपेरा में भी है, ममेरा में भी है, लेकिन सवेरा में नहीं होगा। सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं निकलेगा। ठीक है, सवेरा में आपका एरा प्रत्यय नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। किसमें एरा प्रत्यय नहीं है, तो सवेरा में आपका एरा प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट करेंगे। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका यह अपना परिवार है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अब ऐसा शब्द बताना जिसमें आपका उपसर्ग ही ना हो। तो वकायदा में उपसर्ग है आपका, नालायक में भी उपसर्ग है, और देखेंगे हम और दर्द, इसमें भी उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन हम सब में इसमें क्या उपसर्ग है, सभी लोग कमेंट करेंगे। बकायदा, नालायक, हमदर्द, हम सब, तो सेकंड ऑप्शन में आपका कोई उपसर्ग नहीं है, हम सब में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंबूरमी शब्द का संधि विच्छेद होगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, अंबूरमी शब्द पहचानना में, अंबूरमी, तो अंबूरमी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में लिखा है भैया, अंबूर में, अंबुधन उर्मी। सभी लगभग ऑप्शन सेम आपको दिखेंगे, अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी। लेकिन जो सही होगा, अंबुर्मी का जो सही संधि विच्छेद होगा है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ में परिवर्तित होता है। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ से के साथ बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो किस ऑप्शन में है, तो अंबुधन उर्मी, यानी छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ के बड़ा ऊ में परिवर्तित हो गया, तो अंबुर में क्या हो जाएगा, अंबुधन उर्मी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। लाजवाब प्रश्न है, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। ऐसा शब्द बताइए जिसमें दो से अधिक उपसर्ग हो। तो एक वही ऑप्शन है दुर्व्यवहार में, दुर्व्यवहार में एक से अधिक, एक से दो से अधिक उपसर्ग है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे सर बता दीजिए कौन कौन से हैं, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत माइंड लगाइए, दो से ज़्यादा उपसर्ग हैं इसको देखिए। और ऑप्शन सी ये भिन्न क्यों है, वीडियो पॉज करें, सोचिए मन को, मन में जितना ज़्यादा अपने आप को सोचेंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे, उतना ही अच्छा कपड़े गर्म होते हैं। लोहा जो होता है, लोहे के कितना अच्छा गर्म होता है, कपड़े उतना ही शाइनिंग करते हैं। उससे ही अपने माइंड को जितना प्रेस करेंगे, ठीक है, गर्म नहीं, प्रेस करना ये नहीं कि अपने आप को जोर देना, तो माइंड में जोर दीजिए, सारी नॉलेज आपकी स्टोर होंगी, वही आपके सिलेक्शन में काम आएगी। तो ऐसा शब्द जिसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए दोस्तों, नेता में कृत प्रत्यय है, श्रवण में कृत है, और दाता में कृत प्रत्यय है, लेकिन पथिक में इक प्रत्यय है। ठीक है, पथ धन इक बराबर पथिक, तो पथिक में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे इक प्रत्यय है। ठीक है, और सभी में आपके कृत प्रत्यय, तीनों में। तो पूछा गया है कृत प्रत्यय किस में नहीं है, तो पथिक में आपका नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्षाबंधन शब्द में क्या समास है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। रक्षाबंधन में समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है। तो रक्षाबंधन में क्या समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, रक्षाबंधन क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है, सुसंस्कृत शब्द बना है, सुसंस्कृत शब्द बना है, किससे मिलके बना हुआ है। ये भी बता देता हूं, सुसंस्कृत में दो उपसर्ग हैं।
अब आप सोचेंगे कौन कौन सा उपसर्ग है। एक ही उपसर्ग है दोस्तों, या दो उपसर्ग हैं, ये कितने प्रत्यय हैं? तो प्रश्न यह पूछा गया, केवल सुसंस्कृत शब्द बना है तो सु शम धन कृत धातु से बना हुआ। ठीक है, कृत यहाँ पे क्या है, कृत प्रत्यय हो गया, सम धातु है, सु उपसर्ग हो गया, तो यहाँ पे सु सम धन कृत से बना हुआ है सुसंस्कृत। अगला प्रश्न देखिएगा, शरत धन चंद्र की सही संधि विच्छेद होगी शरत चंद्र। तो शरत चंद्र सही से कैसा लिखा जाता है, तो शरत चंद्र है, सरचंद्र नहीं है, शरत चंद्र है। ठीक है, ता और ये चा मिलके आधा चा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अपने हमारे अगर संधि की ट्रिक की वीडियो नहीं देखी जरूर देखिएगा। शरत धनचंद्र की सही संधि विच्छेद होगी शरत चंद्र, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा भी आ जाता है आप में। ठीक है, तो हाथ के तोते उड़ना मुहावरे क्या हो जाएगा, अचानक घबरा जाना, हाथ के तोते उड़ना। ठीक है, हाथ के तोते उड़ना यानी अचानक घबरा जाना, कोई भी चीज होती है तो वो हो जाता है हाथ के तोते उड़ जाना। तो दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसे लगी, लाजवाब क्लास है, और जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से थैंक्स करता हूँ। और माता रानी यानी सरस्वती माता की अथाएं कल्पना रहेगी, अथाएं आशीर्वाद मिलेगा आप सभी को, इस परिवार को भी मिलेगा, ये परिवार आगे बढ़े, लाजवाब हो, क्योंकि आप सभी का परिवार है। और अगले साल केवल हमें सिलेक्शन टारगेट है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर ये केवल मोरल मोटिवेशन होता है, आप लोगों का सिलेक्शन ही सबसे बड़ा टारगेट होता है दोस्तों। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए, साफ सफाई बनाए रखें, जाते जाते प्लेलिस्ट चेक करें, सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, सभी सिलेबस के आधार पर है। बेहतरीन तैयारी के साथ सिलेक्शन पाइए, टॉप रैंक हासिल कीजिए, इस परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का, अपने रिलेशन में अपने भाई बहन दोस्त यार सभी का नाम रोशन करें, और आप में जग में अपना भी नाम रोशन करें। जय हिंद दोस्तों।